हेलो। हेलो। तो सॉरी यारो, काफ़ी दिन से वो थोड़ा सा लैपटॉप में इशू था, इसलिए। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं। वैसे रिकॉर्डिंग में काफ़ी बार ले चुका हूँ इस चैप्टर की, फिर भी चलो दोबारा से। एक सेकंड सेट कर लूँ मैं। ओह, ज़्यादा ही ज़्यादा ही हो गया ना। सेकंड। चलो ये बेस्ट है। चलो स्टार्ट करें हम फिर। हाँ। तो हमारे जो टेक्निक्स होते हैं, क्या कहते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट के, वो टेक्निक्स 9 टेक्निक्स होते हैं वो। उसमें से ये आता है, आज थोड़ा सा जल्दी जल्दी ओवरव्यू करेंगे क्योंकि ये आपने वैसे ही पढ़ रखा होगा। तो ये पहला टेक्निक आता है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप हमें कहता है कि ये पूरा का पूरा बेस है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मतलब कहता है कि एक पूरा का पूरा काम है, हमने उसको पार्ट्स में डिवाइड करके उसके एक्सपर्ट्स को प्रोवाइड कर देना है, जिससे हम बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन अचीव कर सकते हैं। तो वो फर्क फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ही होता है कि जो काम होता है उसको डिवाइड कर लेते हैं काफ़ी स्मॉल पार्ट्स में, और हर एक पार्ट को असाइन कर देते हैं उसके एक्सपर्ट को। इससे बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन अचीव हो जाता है। ठीक है। तो जो फ्योल का सॉरी जो टेलर का मॉडल था, उसमें वो कहता है हमने ऑर्गेनाइजेशन को 2 डिपार्टमेंट में बांटना है, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्लानिंग प्रोडक्शन, प्लानिंग प्रोडक्शन। तो हमने 2 डिपार्टमेंट में बांटना है, हर एक डिपार्टमेंट में उसके 4 4 एक्सपर्ट्स होंगे। तो पहले आते हैं हम प्लानिंग डिपार्टमेंट में। प्लानिंग डिपार्टमेंट में ये 4 एक्सपर्ट्स होते हैं: रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिन ऑफिसर। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले आता है, एक सेकंड कहाँ पे गया, ऊपर। हाँ। तो पहले आते हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट में, सबसे पहले आता है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क। रूट क्लर्क हमें ना स्पेसिफाई करता है हमने किस पाथ पे चलना है, उस पाथ पे वो स्टेजेस डिवाइड कर देता है। और मतलब जो भी वो पाथ बनाता है वो कहाँ पे पॉइंट आउट करता है, सर्टिफाइड गोल पे या एक एंड पे वो करता है, पॉइंट आउट करता है। ये हमें बताता है कि ये क्लर्क स्पेसिफाई करता है कि सीक्वेंस की कैसे हर एक काम को पूरा करना है। ठीक है। एक काम को कैसे हमने सीक्वेंस वाइज पूरा करना है, मतलब वो स्टेजेस मार देता है जहाँ से हमें पास करना है बिफोर द टास्क बीइंग फाइनलाइज्ड। वो ये भी डिसाइड करता है कि कौन सा काम किस दिन होना चाहिए और कब होना चाहिए और कहाँ पे होना चाहिए। तो आगे आता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ये क्लर्क इंस्ट्रक्शन कार्ड प्रिपेयर करता है और उसको हैंड ओवर कर देता है किसको, गैंग बॉस को। गैंग बॉस हम आगे पढ़ेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। आप इसमें बस ये याद रखो कि ये जो क्लर्क होता है वो इंस्ट्रक्शन कार्ड बनाता है और उसको हैंड ओवर कर देता है गैंग बॉस को। इस कार्ड में क्या कंटेन होता है, इसमें कंटेन होते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ वर्क, प्रोसीजर कैसे हमने काम करना है, कितना मटेरियल चाहिए, और डिटेल होती है मशीनरी की। ठीक है। उसके बाद आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये बस ये जैसे नाम से स्पेसिफाई है, ये क्लर्क डिसाइड करता है कि ये पर्टिकुलर काम कब स्टार्ट होगा, कब ख़त्म होगा, मतलब उस पूरे काम को करने में कितना टाइम लगने वाला है। ठीक है। और ये भी डिसाइड करता है कि इसमें कितनी कॉस्ट आएगी। आगे आता है डिसिप्लिन ऑफिसर। एक ना कंफ्यूज नहीं होना आपने, एक प्लानिंग में डिसिप्लिन ऑफिसर है और एक प्रोडक्शन में इंस्पेक्टर है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, अपनी अपनी जगह लिखना है। अगर एक एक दूसरे की जगह लिख दोगे तो गलत हो जाएगा वो। अ, एक आता है डिसिप्लिन ऑफिसर। डिसिप्लिन ऑफिसर इंश्योर करता है कि जो पूरा काम है, एवरी वर्क इज़ बीइंग परफॉर्म्ड इन डिसिप्लिन मैनर। ठीक है। आगे आते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। पहले ये रिवाइज कर लो: रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिन ऑफिसर। रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिन ऑफिसर। आगे आते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आते हैं गैंग बॉस पे। गैंग बॉस इंपॉर्टेंट है, मतलब नाम से ही देखो, बाकी तो चलो नॉर्मल नॉर्मल थे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें वो बताता है कि जो वर्कर को ना जो वर्कर्स का पूरा वो होता है। ठीक है। जो हमें पूरे एक लॉट में आए होते हैं वर्कर्स, कितने वर्कर्स हैं, 100 150 वर्कर जितने भी हों, उनको अपने ग्रुप्स में डिवाइड कर देना है। ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंट्रोल, एक सेकंड में थोड़ा सा ऐसे करता हूँ। हाँ। वर्कर्स हैं उनको डिवाइड कर देना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंट्रोल, कि हम उनको कंट्रोल कर सके, तो उस हिसाब से उनको वेरियस ग्रुप्स में डिवाइड कर देना। हर एक ग्रुप का एक लीडर होता है, उसको हम कहते हैं गैंग बॉस। जैसे आपको बता दिया ना कि ग्रुप को डिवाइड कर लिया, और हर एक ग्रुप लीडर का नाम होता है गैंग बॉस। वो इंश्योर करता है कि जो दोनों वर्कर और मशीन है वो आर फिट इनफ फॉर प्रोडक्शन,
मतलब वो कहता है कि जो मशीन्स हैं और उन पे जो काम करने वाला ह्यूमन रिसोर्स है, क्या वो फिट है, क्या मतलब उसको काम आता है उस पर काम करना, कि मतलब मशीन और वो उनका तालमेल कोऑर्डिनेशन बन रहा है क्या, कि ऐसा ना हो कि मशीन पे हाँ हमने बंदे लगा दिए लेकिन वो काम ना कर पाए। ठीक है, इसलिए वो कह रहा है दे बोथ आर फिट इनफ फॉर प्रोडक्शन। और जो मटेरियल रिक्वायर है, क्या वो उनके पास है, अवेलेबल है। तो यही वो बात करता है कि जो ज़रूरी काम है वो सारा गैंग बॉस देखता है, ताकि वो एक स्पेसिफाइड गोल अचीव कर सके। उसके बाद आता है स्पीड बॉस। एक सेकंड, लेट मी जूम। हाँ उस, ओ यार शिट, हाँ यहाँ पे। उसके बाद आता है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस क्या करता है, वो इंश्योर करता है कि जो सारे वर्कर्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं एट अ रिक्वायर्ड और एक्सपेक्टेड स्पीड। ये थोड़ा सा याद रखियो, एट अ रिक्वायर्ड और एक्सपेक्टेड स्पीड। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो ना फ्लॉस ढूंढता है कि कहाँ पे हमारी स्पीड कम हो रही है, क्या वजह है स्पीड कम होने की, और उसके लिए सोल्यूशन फाइंड आउट करता है। फिर आता है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस ये देखता है कि जो सारे मशीन्स और टूल्स हैं क्या वो वर्किंग कंडीशन में है, मतलब कोई ख़राब नहीं पड़ा हुआ जिससे हमारी प्रोडक्शन रुकी हो। फिर आता है इंस्पेक्टर। ये सारा कंट्रोलिंग का फंक्शन करता है। जब आप कंट्रोलिंग पढ़ोगे उसमें यही बताया जाएगा कि हमने जो आउटपुट प्रोड्यूस कर दी और जो हमने स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए थे, क्या वो सेम है। मतलब हमने सोचा था कि हम एक दिन में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, और जो हमने प्रोड्यूस किया क्या वो स्टैंडर्ड के इक्वल है। और अगर नहीं और अनफेवरेबल रिजल्ट है तो हम फ्लॉस ढूंढेंगे और उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेंगे। जो डिफरेंस है हमारा उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेंगे। उसके बाद आता है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब होता है कि हर एक चीज़ के लिए स्टैंडर्ड सेट करना आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, काफ़ी ज़्यादा सोच विचार के बाद हर एक चीज़ के लिए स्टैंडर्ड सेट करना। जैसे एग्जांपल है कि एक दिन में कितना एक वर्कर को काम करना चाहिए, वो भी स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। कि मतलब एक दिन में हमारा वर्कर कितना काम करेगा, कितने यूनिट प्रोड्यूस करेगा, वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहे कि हर एक वर्कर कितना काम करे वो उसको हर रोज़ करना पड़ेगा। उसी सेम मैनर में हमने स्टैंडर्ड्स डिफाइन करेंगे रॉ मटेरियल के लिए, मशीन के लिए, टूल्स के लिए, टेक्निक्स के लिए, कंडीशन ऑफ वर्क के लिए। ठीक है, इन सभी चीज़ों के लिए हम स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, साइज एंड करेक्टरिस्टिक्स। इंट्रोड्यूस करना मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स सच दैट दे आर इजीली चेंजेबल विद वन अनदर। फिर हमने करना इंश्योर क्वालिटी स्टैंडर्ड, एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन। आगे आता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मतलब अपने काम को सिंप्लीफाई करना। वो कैसे करना है कि हम जो अननेसेसरी टाइप्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, साइज़ है, उसको थोड़ा सा कम करना। जैसे इनकी एग्जांपल है, इनकी एग्जांपल ही सबसे बढ़िया है कि अगर एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो हाँ इन साइज़ के शू बनाए तो चलो बात भी बनती है 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर वो ऐसे शू बनाना शुरू कर दे 0.5 1.25 1.5 1.75 2 2.5, तो वो जब बकवास बात होगी कि मतलब कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं। आप मेरे को बताओ 1 और 1.25 में कितना फ़र्क होता है, कोई ज़्यादा मतलब बात जमी नहीं। हल्का सा उससे बड़ा ही आ जाएगा, 2 नंबर आ जाएगा, तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये मतलब गलत होगा ये। और अगर ऐसा कंपनी करती है तो उसको क्या कहते हैं, मशीन इंस्टॉल करानी पड़ेगी अगर वो ऐसे साइजेस बनाती हैं, और स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, और अपनी जो लेबर है उसकी लेबर कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आएगी। तो इसलिए यही एडवाइजेबल होता है कि क्या कहते हैं, हम अपना एक प्रॉपर साइज़ रखें और अपने प्रोसेस को सिंप्लीफाई करें। इसलिए यह टेक्निक यूज़ की जाती है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें जो मशीनरी में खर्चा आता है वो कम हो, इफेक्टिंग इकोनॉमी इन द यूज़ ऑफ मशीन्स, हमारी लेबर कॉस्ट कम हो जिससे हम स्पेशलाइजेशन अचीव कर सकें, और हमें कितना स्टाफ रखना चाहिए हमें वो पता लगे कि ऐसे ने फालतू स्टाफ रख के बैठे हो। आगे ये बताता है कि एक पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी यूएसए में, उसने सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक यूज़ की अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, जिससे उसके जो टाइप ऑफ पेपर थे वो 2000 से 200 आ गए, जिससे उसकी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट में गिरावट आई थी। तो ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आगे आता है मेथड स्टडी। एक सेकंड यार, हाँ सॉरी, हाँ ठीक है। तो आगे आता है मेथड स्टडी। क्या हो गया, आगे आता है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी हमें बताता है कि हर एक काम को करने का एक सूटेबल तरीका कौन सा होता है। इस स्टडी को कंडक्ट करने के लिए हमें क्या ज़रूरी होते हैं, प्रोसेस चार्ट ज़रूरी होते हैं, और ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक यूज़ की जाती हैं इसमें। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमें काम को करने का सबसे अच्छा तरीका, वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब, हम वो ढूंढ सकें कि एक काम को करने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा होगा, हम वो ढूंढ सकें।
तो हमने मेथड स्टडी कंप्लीट किया। आगे आता है एक सेकेंड, बस ये थोड़ा सा सेट कर लूँ। हाँ, आगे आता है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी हमें बताती है कि जो हमारे ये टेक्निक हमें बताती है कि जो हमारे मूवमेंट्स हैं सिर्फ वही हमें, जो हमारे गोल या काम को करने के लिए नेसेसरी, हमें वही मूवमेंट्स रखने चाहिए। अब मूवमेंट से इसका मतलब क्या है कि जो हम फालतू के काम करते हैं, जैसे हम पढ़ने के वक्त फ़ोन चलाने लग पड़े या कुछ करने लग पड़े, वो जो फालतू के काम होते हैं, ठीक है, हमें उनको अननेसेसरी मोशंस को एलिमिनेट करना है। ठीक है, जो वर्क कर रहा है वो काम करते समय कोई अननेसेसरी मोशन करता है उसको एलिमिनेट करना है। इसके लिए हम मूवी कैमरा यूज़ कर सकते हैं इस स्टडी को कंडक्ट करने के लिए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि एलिमिनेट द अननेसेसरी मोशंस। फॉर एग्जांपल वो बताता है कि ईंटें उठाने वक्त जब एक मेसन की स्टडी की गई तो वो 18 डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहा था, पर जब उन्होंने वो एलिमिनेट कर दिया अननेसेसरी एक्टिविटीज़ तो नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ विच आर अननेसेसरी कुड बी रिड्यूस टू 5 और इन सर्टन केसेस डाउन टू 2 एक्टिविटीज़। इससे होता कुछ नहीं, इससे ये है कि मतलब बंदा अपने काम की तरफ ध्यान देता है और ज़्यादा आउटपुट अचीव होती है। उसके बाद आती है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी हमें बताती है ट्रेफर्स टू डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, कि एक काम को करने के लिए कितना टाइम लगता है, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम डिटरमाइन करना चाहिए। ये स्टैंडर्ड टाइम कैसे डिटरमाइन होता है? ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज टाइम टेकन बाय सेवरल एक्सपीरियंसेस ऑफ द सेम वर्क। ये लाइन ना मार्क कर लेना, याद रखनी है, ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज टाइम टेकन बाय, पिछले जो हमारे एक्सपीरियंस थे उसी काम को करने के, वहाँ से डिटरमाइन की जाती है। दिस स्टडी इज़ कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच। टाइम का रिलेटेड स्टॉप वॉच से काम होगा। इसकी मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि टू गेट द एस्टिमेटेड फिगर ऑफ लेबर कॉस्ट, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वर्कर्स, टू डिसाइड अबाउट सूटेबल इंसेंटिव प्लान, कि वही कि हम एक लेबर कॉस्ट का जो फिगर है उसको डिटरमाइन कर सके, कितने बंदे रखने उसको डिटरमाइन कर सके, और एक इंसेंटिव प्लान हो कि जितने टाइम में काम होगा उस हिसाब से हम इंसेंटिव देंगे, तो एक इंसेंटिव प्लान हम डिटरमाइन कर सकें। उसके बाद आता है फैटीग स्टडी। फैटीग स्टडी होता है रेस्ट पीरियड। ठीक है, एक सेकेंड आपको ये लिखा दूँ, रेस्ट पीरियड। ठीक है, फटीग स्टडी ये होता है कि हमें, हाँ, अपने जो वर्कर है उसको कितना हमें रेस्ट देनी चाहिए। तो ये ना कि 5 मिनट काम करके 1 घंटा रेस्ट लो, तो वो ये स्टडी हमें बताती है कि ट्रेफर्स टू डिटरमाइनिंग द ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर वर्क। ठीक है, कि हमें काम को करने के लिए कितनी ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी का रेस्ट इंटरवल होना चाहिए, ताकि जो रेस्ट होती है वो रिफ़्रेश करती है वर्कर को, वो दोबारा से फुल कैपेसिटी से काम कर सकता है। वही मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि इज़ टू मेंटेन द एफिशिएंसी लेवल ऑफ वर्कर्स, कि उनकी एफिशिएंसी बनी रहे। कि थका हरा काम करेगा मरा सा तो वो उतनी एफिशिएंसी नहीं होगी, सड़ा सा काम होगा। लेकिन वही अगर फुल डेडिकेशन फुल कैपेसिटी के साथ काम करे तो वही अच्छी आउटपुट निकल के आती है। इसके काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज होते हैं, जो हम रेस्टलेस होते हैं उसके काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज होते हैं, जैसे कि फैटीग, थक जाना। उसके मतलब कोर्सेज क्या होते हैं? ज़्यादा टाइम तक काम करना, अच्छी कंडीशंस ना होना, वर्किंग कंडीशन, अनसूटेबल वर्क, जो हम काम कर नहीं सकते, अनहैप्पी रिलेशन विद द बॉस। तो आगे आता है डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम। ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी भी गई है मेंटल रेवोल्यूशन में, तो हमें ये सारा का सारा अच्छे से करना होता है। ठीक है, तो आगे आता है डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम। ये टेक्निक है जो डिफरेंशिएट करती है एफिशिएंट और लेस एफिशिएंट वर्कर में। मतलब जो हमारा एफिशिएंट वर्कर है उसको ज़्यादा अवार्ड देना, और जो लेस एफिशिएंट वर्कर है उसको कम अवार्ड देना, ताकि उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके। इस प्लान से दो हम पीस रेट रखते हैं, एक जो क्या कहते हैं जो ज़्यादा आउटपुट अचीव करे उसके लिए, और दूसरा जो कम आउटपुट अचीव करे उसके लिए। ये एक इंसेंटिव की तरह यूज़ होता है। जैसे जो क्या कहते हैं जो लेस एफिशिएंट वर्कर है वो क्या कहते हैं अपना काम और मोटिवेटेड वे से करेगा अगली बार। जैसे हमने दो वो रख लिए, वेज रेट रख लिए, एक 5 रुपये एक 4 रुपये। 5 रुपये उसको जो अपना काम पूरा करेगा, 4 रुपये उसको जो उसने अपना काम थोड़ा सा भी कम किया। तो जैसे वर्कर ए था, उसने 20 यूनिट्स जो हमारा स्टैंडर्ड था वो प्रोड्यूस कर दिए, तो उसको 20 रुपये के हिसाब से वो मिल गया। ठीक है, 5 रुपये के हिसाब से उसको 100 रुपये मिल गए। दूसरे वर्कर ने वही 2 यूनिट्स कम प्रोड्यूस किया, सिर्फ 2 यूनिट्स, लेकिन उसको जो वेज रेट लगा उसको 5 नहीं 4 लगा, जिससे उसे 72 रुपीज़ मिले। ठीक है, सिर्फ 2 यूनिट्स के वर्क की वजह से उसको 28 रुपये कम मिले। इसलिए जो क्या कहते हैं लेस एफिशिएंट वर्कर है वो मोटिवेट होगा अगली बार से कि वो ज़्यादा और अच्छे एफिशिएंट मैनर से काम कर सके। ठीक है, तो आगे आता है हमारा ये मेंटल रेवोल्यूशन।
वो जो स्टार्टिंग में हम मैंने आपको सारा का सारा बताया था, वही इसको दोबारा से एक बार रिपीट किया है। मेंटल रेवोल्यूशन कहता है कि हमें चेंज करना है माइंडसेट को, बोथ एम्प्लॉयर एंड क्या कहते हैं वर्कर के। कि ये कहता है कि जब दोनों का क्या कहते हैं माइंडसेट चेंज होगा और वो कोऑपरेशन प्रमोट करेंगे, तो वो दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा, किसी एक पार्टी के लिए नहीं, दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि हमेशा एक कन्फ्लिक्ट रहता है एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में, कि हमें भी प्रॉफिट का हिस्सा चाहिए। और वो दोनों पार्टीज लार्जर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, लार्जर शेयर ऑफ प्रॉफिट अपने के लिए रखते हैं। कि ओनर कहता है मेरे को लार्जर शेयर चाहिए, वर्कर कहते हैं हमारी मेहनत से हमें लार्जर शेयर चाहिए। तो यही मेन रीज़न है जिसके लिए मेंटल रेवोल्यूशन लाया गया। इससे टेलर कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ, ये लाइन इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं इससे मार्क कर देता हूँ। हाँ, टेलर कहता है कि इंस्टेड ऑफ फाइटिंग ओवर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स बोथ द पार्टी शुड मेक एफर्ट फॉर इंक्रीजिंग द प्रॉफिट। कि प्रॉफिट के पीछे लड़ने से अच्छा दोनों पार्टीज को ये ट्राई करते रहना चाहिए कि कैसे वो प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकें। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कहते हैं, वो अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, इट विल लेड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन। और सच अ हाई इंक्रीज इन प्रॉफिट्स दैट विल मेक एनी टॉक ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट मीनिंगलेस। कि अगर वो प्रोडक्शन इंक्रीज करें तो उनका प्रॉफिट अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, जिससे फिर डिवीज़न करने वाली बातें कि मेरे को ज़्यादा चाहिए, मेरे को ज़्यादा चाहिए, वो मीनिंगलेस होगा, ठीक है। आगे ये थोड़ा सा वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो कि कंट्रीब्यूशन दोनों का क्या है। इसमें कंपैरेटिव स्टडी की, पहले हमने की सिमिलैरिटीज़ की, जो दोनों की स्टडी है फ्योल और उसकी टेलर की, वो क्या कहती है, सिमिलैरिटीज़ दोनों में ये है कि दोनों मैनेजरियल प्रॉब्लम के ऊपर बोलते हैं। कि जो मैनेजर की प्रॉब्लम है, कि दोनों जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है उन्होंने अपने सोल्यूशन प्रेजेंट किए टू द मैनेजरियल प्रॉब्लम, जो बेस्ड थे उनके एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट से। जो सोल्यूशन उन्होंने प्रेजेंट किए वो उन्होंने इन द शेप ऑफ प्रिंसिपल प्रेजेंट किए दोनों ने, ठीक है। उसके बाद आता है उन्होंने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे, मतलब ये नहीं कि बुक में लिख के छोड़ दिया, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखा कि जो दोनों ने वो डायरेक्टली कनेक्टेड थे, रियलिटी ऑफ वर्क थे, दोनों ने अपने टाइम पे मजदूरी की तरह काम किया था। फिर भी यही उन्होंने देखते हुए किया कि जो उनका एक्सपीरियंस था उन्होंने प्रैक्टिकल वे में उसको एक्सपीरियंस किया, मतलब उसको प्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल्स। तो यही कहते हैं कि उन्होंने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया था उन्होंने, कि मतलब इन अदर वर्ड्स दे गेव देयर सजेशन अबाउट इम्प्रूवमेंट वेयर सच इम्प्रूवमेंट विल पॉसिबल। ऐसा नहीं कि किताब में लिखे छोड़ने वाली बात थी, वहीं पे इम्प्रूवमेंट का, वहीं पे उन्होंने सजेशन दिया जहाँ पे इम्प्रूवमेंट का चांस दिखता था उन्हें। दे डिड नॉट ले डाउन एनी प्रिंसिपल विच कैन नॉट बी ब्रॉट इन टू द पैरीमीटर्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी। ऐसे वर्ड्स ना याद कर लिया करो, इन टू द पैरीमीटर्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी, मतलब आप खुद लिखो, चलो वो तो आपकी इंग्लिश हाई फाई ठीक रहेगा, लेकिन बात वही है कि अगर थोड़ा सा अगर आप ऐसे वर्ड्स डालोगे तो आपका इम्पैक्ट ही कुछ और होता है। मतलब मैं पर्सनली ऐसे करता था, बाकी आपकी चॉइस है। फिर उन्होंने कहा कि हमें गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन रखने चाहिए, कि लड़ाई झगड़े वाला नहीं होना चाहिए। दोनों का यही ओपिनियन था कि अगर गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन होंगे बिटवीन द ओनर एंड वर्कर, ऑर्गेनाइजेशनल एम्स अच्छे आराम से अचीव हो जाएंगे। फिर डिसिमिलैरिटी क्या होगी, जो पर्सपेक्टिव है, ठीक है, कि जो उसका है क्या कहते हैं टेलर का, वो फैक्ट्री एरिया से रिलेटेड है, और जो फ्यूल का वो हायर लेवल मैनेजमेंट। कभी ना आप दोनों के प्रिंसिपल को पढ़ के देखो तो आपको पता लगेगा कि जो टेलर है वो फैक्ट्री प्रोडक्शन पे ही रह गया, जबकि जो फ्यूल के प्रिंसिपल थे वो थोड़े से मैनेजरियल, वो थिंकिंग लेवल पे बेस्ड थे। तो वही कहता है टेलर कहता है कि जो यूनिटी ऑफ कमांड है वो वायलेट होता है, ठीक है। टेलर के जो प्रिंसिपल या टेक्निक है उसमें यूनिटी ऑफ कमांड वायलेट होता है, कि जो वर्कर है वो क्या कहते हैं, वर्क अंडर सुपरविजन ऑफ एड स्पेशलिस्ट। एक सेकंड में आपको बताता हूँ ये क्या कह रहा है। हाँ, ये देखो, ये थे हमारे वर्कर, ये पहले प्लानिंग ऑफिसर, प्रोडक्शन ऑफिसर, अंदर अंदर 4 वर्कर आ गए, ठीक है। तो ये जो चारों वर्कर हैं, ठीक है, 4 इधर के 4 इधर के, ये अपना सारा क्या कहते हैं, ये चारों के अंडर काम करेंगे वर्कर्स, ये चारों के अंडर काम करते हैं वर्कर्स। तो वही कहता है कि आपने यूनिटी ऑफ कमांड में पढ़ा था कि क्या कहते हैं, एक सबॉर्डिनेट को एक ही मैनेजर से वो ऑर्डर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टेलर के उसमें वो प्रिंसिपल पूरा का पूरा वॉयलेट है, ठीक है। टेलर के यहाँ पे पूरा का पूरा वॉयलेट है वो यहाँ पे, क्योंकि वो 8 वर्कर के नीचे काम करता है एक सपोर्टेड साइमल्टेनियसली, जबकि फ्यूल में वो प्रिंसिपल स्ट्रिक्टली अप्लाई होता है, ठीक है। इसको रोटेट कैसे करूँ, एक सेकंड। चलो यार थोड़ा सा देख लो, एक्चुअली सॉफ्टवेयर नया है तो मेरे को भी इतना नॉलेज नहीं है, पहला सॉफ्टवेयर हैंग कर रहा था इसलिए।
हाँ तो ये देखो इसकी एप्लीकेबिलिटी होती है, एक सेकंड, इसकी एप्लीकेबिलिटी होती है स्पेशल सिचुएशन में, इसकी एप्लीकेबिलिटी होती है यूनिवर्सली। आगे आता है फॉर्मेशन है कैसे बनते हैं। ये बने हैं क्या कहते हैं बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट टेलर के। और ये क्या इसने प्रेजेंट किया अपना पर्सनल एक्सपीरियंस प्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ। और फिर फोकस क्या है, ये फोकस करता है टेलर का कि कैसे हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर स्टडीज़, जो उसने स्टडीज़ बताई। तो उसने ये बताया, फ्योल ने बताया कि हम कैसे अपना पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम रिफॉर्म कर सकते हैं, पूरा का पूरा नया बना सकते हैं बाय फॉलोइंग डिफरेंट प्रिंसिपल्स। आगे पर्सनैलिटी इसकी साइंटिफिक है, इसकी प्रोफेशनल है। तो एक्सप्रेशन आता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसका आता है जनरल थिंकिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, कि ये जो काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल का था, उसका जो काम है वो फैक्ट्री लेवल का था। तो इसका कंक्लूजन का निकलता है, इसका कंक्लूजन यही है कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं हमारे वर्ल्ड में, करप्टेड टू द वर्ल्ड ऑफ मैनेजमेंट। इसी चेंजेस की वजह से जो थोड़े से टेलर के प्रिंसिपल है वो थोड़े से पुराने लगते हैं, ऐसा नहीं पूरे, थोड़े से पुराने लगते हैं, जबकि जो फ्योल के प्रिंसिपल हैं वो क्या कहते हैं आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ किए जाते हैं। लेकिन फिर भी हम टेलर के कंट्रीब्यूशन को इनसिग्निफिकेंट नहीं कह सकते। तो ये इसका कंक्लूजन था कि दोनों इंपॉर्टेंट है, टेलर के यहाँ थोड़े से और लगते हैं लेकिन हाँ फिर भी उसके फिर भी इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका सेकंड यूनिट ख़त्म। मैंने ना एक्चुअली ट्राई करना है कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस ख़त्म कर दूँ, क्योंकि ये लैपटॉप बीच बीच में ख़राब हो जा रहा है, मैं नहीं चाहता कि फिर वो वीडियोस रुक जाएँ। तो जितनी जल्दी हो सके थर्ड फोर्थ चैप्टर मैंने अभी ट्राई करूँगा, आज की आज ही डाल देना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, रेगुलरली स्टडी करते रहो। ओके।